नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो अभी यूपी पीजीटी मतलब प्रवक्ता संस्कृत विषय का नया सिलेबस आया है, उसको लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज सिलेबस का एक विश्लेषण और सारगर्भित जो है इस पर डिस्कशन मैं करूंगा। क्या परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ नया लगा है, इन सभी चीज़ों पर संपूर्ण विश्लेषण मेरे द्वारा किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है और सिलेबस में इस बार क्या है। ये पुस्तकें हैं जो आपके इस परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, आपका जो पूरा सिलेबस है वह 5 खंडों में विभक्त है। का, खा, गा, घा, ङा। ठीक है, सबसे पहले जो सिलेबस में आपका टॉपिक है वह है वैदिक साहित्य। अभी तक वैदिक साहित्य इत्यादि जो है वह या तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की परीक्षाओं में देखने को मिलता था, या तो यूजीसी नेट की परीक्षा में, या जीआईसी में, उसमें जीआईसी में भी था। ठीक है ना। लेकिन इस बार जो है पीजीटी की भी परीक्षा में यह नया सिलेबस जो आया है उसमें यह टॉपिक लगा है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद संहिता है, इसमें 4 सूक्त लगे हुए हैं। पहला अग्नि सूक्त, दूसरा विष्णु सूक्त, तीसरा है प्रजापति सूक्त और चौथा और अंतिम है इंद्र सूक्त। तो ऋग्वेद संहिता से अर्थात ऋग्वेद के ये 4 सूक्त लगे हैं जिनका अध्ययन आपको अच्छे से करना है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, दूसरा है यजुर्वेद संहिता, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद का शिव संकल्प सूक्त अध्याय 34 1 से 6 मंत्र आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर इसी में वैदिक साहित्य में ही अगला टॉपिक है उपनिषद। अगला सब टॉपिक है उपनिषद। उपनिषद में कठोपनिषद लगा हुआ है, जिसका प्रथम अध्याय की 1 से 3 वल्ली है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी में अगला सब टॉपिक है आपका वैदिक साहित्य का इतिहास। क्या है? वैदिक साहित्य का इतिहास। इसमें वेदों का काल निर्धारण, वहां पर सिर्फ इतना ही लिखा है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है कि वेदों का जो काल निर्धारण है वह किन किन विद्वानों के अनुसार पूछा जाता है। तो मैक्स मूलर, ए वेवर, जैकोबी, एम विंटरनिट्ज, बाल गंगाधर तिलक एवं अन्य परंपरागत जैसे दयानंद सरस्वती इत्यादि जो हैं, उनके अनुसार वेदों का काल निर्धारण जो किया गया है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसी में सब टॉपिक है आपका वेदांग। टॉपिक लिखा हुआ है वेदांग का परिचय। ठीक है, उसमें भी शिक्षा, व्याकरण और छंद, ये 3 ही हैं। परंतु यहाँ पर चूंकि वेदांग पढ़ा, वेदांग के 6 अंग होते हैं, तो हमने पूरे 6 अंगों को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिससे आप इन सभी 6 के 6 अंगों को पढ़िए। क्योंकि 3 अंग दिए हैं और 3 अतिरिक्त 3 से प्रश्न पूछ लिए तो आप क्या करोगे। तो ये जो परिवर्तन के तौर पर नए सिलेबस में चीजें जोड़ी गई हैं वे सभी ये हैं। अब खंड खा में आते हैं, जो पूर्ववत इसमें रखा गया है उसकी बात करते हैं। आइए देखते हैं। खंड खा है लौकिक साहित्य का परिचय। अभी वैदिक साहित्य आपने देखा, अब लौकिक साहित्य का परिचय हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित ग्रंथों से निर्धारित अंकों के आधार पर, जो जितने भी अंक का प्रश्न होगा, अर्थात इसमें पीजीटी में टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 90 क्वेश्चन आपके विषय से संबंधित होंगे, 30 क्वेश्चन जीएस से होंगे। तो टोटल 90 ही क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो वही करें, निर्धारित अंकों के आधार पर शब्दार्थ, शब्दार्थ जो शब्द हैं उसका अर्थ, फिर उसमें से सूक्तियाँ, जैसे मंत्रांश वगैरह पूछते हैं, श्लोकांश पूछते हैं, पंक्तियाँ पूछते हैं, सूक्ति पूछते हैं। शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी, कोई शब्द दिए तो उसमें पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा कारक है या कौन सा प्रत्यय है, कौन सा समास है, कौन सी धातु, इत्यादि चीजें पूछते हैं। चरित्र चित्रण और तथा ग्रंथकर्ता का परिचय, मान लीजिए कालिदास कादम्बरी बाणभट्ट की रचना, तो बाणभट्ट का परिचय पूछने लगेंगे, उनसे मतलब उनके परिचयात्मक प्रश्न आपसे करेंगे। आइए देखिए, अब इसको लास्ट में उन्होंने दिया है कि गद्य और गद्य, पद्य, महाकाव्य, नाटक
इत्यादि उन्होंने लास्ट में दिया है, लेकिन मैंने इसको अपने से डिफाइन कर दिया है कि गद्य काव्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आपको पढ़ने हैं, पद्य मतलब महाकाव्य में, नाटक में इत्यादि, इस प्रकार से कैसे कैसे आपको पढ़ने हैं, तो मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया, डिफाइन कर दिया है। तो देखते हैं कि गद्य काव्य में आप कादम्बरी पढ़ना है, वो भी कादम्बरी में सिर्फ कथा मुखम पढ़ना है। दूसरा ग्रंथ जो है गद्य काव्य जो है नलचंपू है, त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित, इसका प्रथम उच्छ्वास ही पढ़ना है। ओके, अगला देखते हैं। इसमें पद्य के अंतर्गत जो महाकाव्य में लिखा हूं, 2 महाकाव्य आपको पढ़ने हैं। पहला किरातार्जुन का प्रथम सर्ग, दूसरा है शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग। ये दोनों के प्रथम सर्ग ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। चूंकि किरातार्जुन में 18 सर्ग है और शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, तो 20 को 20 नहीं पढ़ना है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। लाइन टू लाइन पढ़ना है, बहुत कहते नहीं कि गहराई से इन सब का अध्ययन आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। अब गीत काव्य के रूप में देखते हैं, जिसको खंड काव्य भी कहा जाता है। इसमें आपको मेघदूत पढ़ना है, जिसका पूर्व मेघ है, और नीति शतकम। ये मेघदूत अभी तक कहाँ मिलता था, हमें टीजीटी में मिलता था, वहां से हटा दिया गया है, अब यहाँ पर आपको पीजीटी में आ गया है। नीति शतकम भी वहां पर था, यह 2 नए यहाँ पर आपके टॉपिक लगा दिए गए हैं, और नीति शतकम संपूर्ण पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। नाटक आ गया, तो नाटक ग्रंथों में देखते हैं कौन कौन से पढ़ना है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंग, मृत कटिकम का प्रथम अंग, प्रतिमा नाटक संपूर्ण है, और उत्तरामचरितम का तृतीय अंक। ओके, अभी तक आपको संपूर्ण पढ़ना पड़ता था अभिज्ञान शाकुंतलम या उत्तरामचरितम। अब यहाँ पर इन्होंने अंक को डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि अब कौन सा अंक स्पेसिफिक आपको पढ़ना है, क्योंकि अब 7 अंक जैसे हैं दोनों में, तो दोनों पढ़ना अध्ययन करना थोड़ा कठिन था प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए, लेकिन अब आसान बना दिया गया है। अगला देखिए। अब इन्हीं जो गद्य पद्य महाकाव्य खंड काव्य और नाटक इत्यादि ये सब हैं, इनका भी सामान्य परिचय, गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहा जाता है, महाकाव्य का क्या लक्षण है, खंड काव्य का क्या लक्षण है, नाटक क्या क्या लक्षण है, इन सभी जो है विषयों को आपको पढ़ना है। इनके ग्रंथों को भी पढ़ना था, अब इनको भी पढ़ना। अब खंडगा में देखिए। खंडगा में देखेंगे तो साहित्य शास्त्र लिखा है, जिसमें 2 साहित्य शास्त्र से संबंधित 2 ग्रंथों को पढ़ना है। एक तो है साहित्य दर्पण विश्वनाथ कृत, आचार्य विश्वनाथ कृत, दूसरा है आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश। दोनों के अनुसार, मतलब दोनों ग्रंथों में कॉमन चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है दोनों ग्रंथों के, वो देखते हैं। देखिए, काव्य प्रकाश एवं साहित्य दर्पण के अनुसार क्या पढ़ना है, काव्य प्रकाश के अनुसार और साहित्य दर्पण दोनों के अनुसार जो काव्य का लक्षण दिया गया है उसको पढ़ना है। मतलब काव्य प्रकाश में जो काव्य लक्षण है उसको पढ़ना है, साहित्य दर्पण में जो काव्य लक्षण दिया गया उसको पढ़ना है। इसी प्रकार साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश के काव्य प्रयोजन को पढ़ना है, शब्द शक्तियों को पढ़ना, जिसमें संकेत ग्रह है, अविद्या लक्षणा व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियां हैं। फिर इन्हीं दोनों ग्रंथों के कुछ अलंकार दिए गए हैं जिनका आपको अध्ययन करना है। तो अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, 9 अलंकार आपको पढ़ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 अलंकार आपको पढ़ने हैं। अगर आप एक दिन में एक भी अलंकार याद करेंगे तो आपको आसानी से 9 दिन में 9 अलंकार याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसी खंड गा में अगला दूसरा जो टॉपिक है, पहला तो साहित्य शास्त्र में आपने देखा कि काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के अनुसार आपको पढ़ना था जो टॉपिक लगे, चाहे वो काव्य का लक्षण हो, चाहे काव्य प्रयोजन हो, और चाहे काव्य शक्तियां हो, चाहे अलंकार हो, ये 4 टॉपिक वहां पढ़ने थे। फिर एक नया ग्रंथ इसमें लगा हुआ है, ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक इसमें सिलेबस में ये नया परिवर्तन के तौर पर आया है, तो इसका प्रथम उद्योत पढ़ना, और प्रथम उद्योत में भी ध्वनि का स्वरूप पढ़ना है, ठीक है। फिर तीसरा इसमें जो टॉपिक है खंडगा के अंदर हुआ है दशरूपक, जिसमें सब टॉपिक है नाटक का लक्षण क्या है, ठीक है ना, अवस्थानुकृतिर नाट्यम है ना, दशरूपक कार के अनुसार धनंजय ने लिखा है दशरूपक। फिर रूपक के भेद, अर्थ प्रकृतियां और पंच अवस्थाएं, पंच संधियां, नायक का स्वरूप एवं उसके भेद, ठीक है। नाटक का लक्षण हो गया, रूपक के भेद हो गए, अर्थ प्रकृतियां हो गई, पंच अवस्थाएं, पंच संधियां और नाटक का स्वरूप एवं भेद, ये आपको दशरूपक के अंतर्गत पढ़ने हैं। कुछ पारिभाषिक शब्दावली दी गई है इसी के अंतर्गत, यह भी आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, मतलब इसको भी आपको तैयार करना है। अब ये पारिभाषिक शब्दावली आपको दशरूपक से ही तैयार करना है,
ठीक है। परंतु यदि आपको इसका सहयोग लेना हो तो साहित्य दर्पण में भी ये शब्दावलियाँ हैं, पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। नांदी, प्रस्तावना, सूत्रधार, प्रवेशक, विष्कंभक, आकाश, भाषित, जननांतिक, अपवारित और भरतवाक्य। ये 9 टॉपिक आपको पारिभाषिक शब्दावली में पढ़ने हैं। अब आइए खंडघा। खंडघा जो है उसमें भारतीय दर्शन है। तो इसमें आपको एक तो भारतीय दर्शन का परिचय हो गया पहला टॉपिक, उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय हो जाएगा, फिर आपका सांकारिका हो जाएगी, वेदांतसार हो जाएगा, तर्कभाषा और तर्क संग्रह, ये 6 ग्रंथ आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं इनको। यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय, कि मतलब दर्शन क्या है, कितने दर्शन को कैसे डिवाइड किया गया है एक आस्तिक एक नास्तिक के रूप में। तो आस्तिक दर्शन कितने होते हैं, नास्तिक दर्शन कितने होते हैं, फिर उनके प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं, उनके प्रमुख ग्रंथ क्या हैं, उनका समय क्या है, उन पर टीका ग्रंथ क्या है इत्यादि, ये परिचयात्मक ग्रंथ आते हैं। संस्कृत दर्पण में खूब बढ़िया है। इसकी नई किताब टीजीटी और पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी संस्कृत की नई पुस्तक जल्द ही सितंबर तक आपको चौखंबा और एंटालिया पर मेरे द्वारा मिल जाएगी लिखी हुई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दर्शन सामान्य परिचय और दूसरा श्रीमद् भगवद गीता, इसका द्वितीय अध्याय लगा हुआ है, 18 अध्याय इसमें, इसके बारे में पढ़ना है। ईश्वर कृष्ण की सांकारिका पढ़ना है, जिसको ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। इसमें भी 5 ही टॉपिक पढ़ना है। सत्कारवादी, दूसरा प्रमाण, तीसरा त्रिगुण स्वरूप, चौथा पुरुष स्वरूप और अंतिम 5वां है सृष्टि प्रक्रिया, जिसको सृष्टि क्रम भी कहते हैं, प्रत्यय सर्ग भी कहते हैं। फिर इसका दूसरा ग्रंथ जो इसमें है वेदांतसार, मतलब चौथा टॉपिक, क्योंकि पहले में तो भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय था, दूसरा श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा सत्कारवाद, चौथा है सदानंद, मतलब वेदांतसार पढ़ना है, सदानंद कृत है, इसलिए हमने सदानंद का वेदांतसार लिखा। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2, 4, 5, 1, 6 ही टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन 3 टॉपिक, एक टॉपिक के अंतर्गत 3 और टॉपिक आते हैं, तो इसलिए मैंने उनको भी साथ में यहाँ लिख लिया। तो इस प्रकार से टोटल 9 टॉपिक हो गए। तो आइए पहला देखते हैं, अनुमान चतुष्ट है, दूसरा साधन चतुष्ट है, तीसरा पंचीकरण, चौथा है अज्ञान का स्वरूप। अज्ञान में अध्यारोप, अपवाद और विवर्ती, इनको भी पढ़ लेना। ये सब सिलेबस में नहीं दिया गया, परंतु यह अज्ञान से संबंधित ही है, तो यहाँ से प्रश्न और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर, ये भी, और अंतिम है ब्रह्म का स्वरूप। ये इतने टॉपिक आपको वेदांतसार से पढ़ने हैं, ठीक है। अगला जो यहाँ पर दे रहे हैं वह है केशव मिश्र की तर्कभाषा, अन्नम भट्ट की तर्क संग्रह, मतलब तर्क संग्रह और तर्कभाषा भी आपको पढ़ना। उसमें क्या पढ़ना है यह मैं डिफाइन कर रहा हूँ, डिफाइन किया गया है सिलेबस के अंतर्गत, शुरू से लेकर प्रमाण पर्यंत, मतलब जहाँ से ग्रंथ शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर जहाँ पर प्रमाण दिया गया है, कि मतलब प्रमाण कितने हैं, प्रमाण क्या है और प्रमाण कितने हैं, बस यहीं तक ही आपको तर्कभाषा और तर्क संग्रह का ध्यान करना है। अंतिम और खंड देखते हैं। तो इसमें इस 5वें खंड के अंतर्गत भाषा विज्ञान और व्याकरण लगे हैं। तो सबसे पहले भाषा विज्ञान से संबंधित टॉपिक को देखते हैं। भाषा विज्ञान के अंतर्गत 5 ही आपको टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक तो भाषा का उद्भव एवं विकास, भाषाओं का वर्गीकरण, ध्वनि नियम, अर्थ परिवर्तन, और एक नया टॉपिक जो लगा है 5वां, इसमें देख सकते हैं संस्कृत, पाली एवं प्राकृत भाषा का सामान्य परिचय। सॉरी, मतलब जो ये तीनों भाषाएं हैं इनका एक सामान्य परिचय आपको पढ़ना है, उसका अध्ययन करना। ये एक नया टॉपिक है, न्यू है, ठीक है। अब आइए व्याकरण के अंतर्गत चलते हैं। तो देखिए व्याकरण के अंतर्गत सीधा इन्होंने संज्ञा प्रकरण लिख दिया है, संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, ठीक है, और कृदंत, तद्धित प्रकरण इत्यादि ऐसे दिए हैं। लेकिन हमने आपको एक समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर हमने दिया कि संज्ञा प्रकरण में कुछ संज्ञा सूत्र भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उन सूत्रों को मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ, आप देख सकते हैं स्लाइड में। तो संज्ञा प्रकरण के अंदर जैसे संहिता संज्ञा, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, नदी, घी, उपधा, अपृक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रगृह, सर्वनाम, निष्ठा, इनसे अलग कहीं कुछ आएगा नहीं। तो इस प्रकार से संज्ञा प्रकरण में ये, और उसके बाद संज्ञा प्रकरण में जब आप व्याकरण
आप अपना पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण, तो वहाँ सबसे पहले जो अपना टॉपिक आता है वह संज्ञा प्रकरण आता है, जिसमें सबसे पहले आप देखते हैं 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो उन 14 माहेश्वर सूत्रों को भी अध्ययन करना, मतलब वो तो पूरा करना ही, प्लस ये संज्ञा सूत्र भी आप तैयार रखना, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा देखिए संधि प्रकरण है, तो संधि में आप जानते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये सारी संधियां आपकी हैं, इनको पढ़ना और अलग सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। अब प्रत्यय में देखें तो कृदंत प्रकरण लगा है। कृदंत प्रकरण के जो जितने भी प्रत्यय हैं मैंने यहाँ लिख दिया है, चाहे वह तब्य तब्यत हो, नियर हो, यत हो, ण्यत हो, क्यप हो, क्षत्रिय हो, शानच हो, कत्वा हो, कता हो, कतवत हो, तुमुन हो और णमुल हो। ठीक है, ये सारे ही प्रत्यय आपको यहाँ मिलेंगे। फिर तद्धित प्रकरण अगला इसी में व्याकरण में है, और स्त्री प्रत्यय प्रकरण लगा हुआ है, ये सब लघु सिद्धांत कौमुदी के। कारक प्रकरण जो है वह सिद्धांत कौमुदी से है। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा है? भट्टोजी दीक्षित ने। फिर अंतिम टॉपिक है आपका वाच्य परिवर्तन। तो व्याकरण में क्या हो गया? संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, ओके। संधि के बाद कृदंत है। प्रत्यय में देखेंगे तो 3 प्रत्यय आपको पढ़ने, कृदंत और तद्धित और स्त्री। तो कृदंत तीसरा हो गया, चौथा तद्धित हो गया, 5वां स्त्री प्रत्यय, 6ठा कारक हो गया, और 7वां और अंतिम जो है आपका वाच्य परिवर्तन हो गया, जैसे कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृ, कर्म और भाववाच्य, ये 3 है। तो साथियों, ये आपका यूपी पीजीटी संस्कृत विषय का नया संपूर्ण सिलेबस है। अब क्या परिवर्तन हुआ है वह मैंने आपको बता दिया। चाहे वैदिक साहित्य नया टॉपिक लगाना हो, उपनिषद लगाना हो, वेदों का काल निर्धारण लगाना हो, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर, चाहे वह मेघदूत हो, नीति शतकम हो, संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा इत्यादि जो भी नए टॉपिक लगे हुए हैं, उन सभी का हमने जो है विश्लेषण कर दिया है, अच्छे से आपको डिस्कस कर दिया गया है। उम्मीद है कि यह आपको मेरा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमारी सबकी मेहनत का जो आपकी तरफ से उपहार है वह यही है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथियों तक इसको भेजकर कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज जरूर भेजिए, संदेश जरूर भेजिए, चाहे जिज्ञासा हो, चाहे अप्रिसिएशन हो, प्रशंसा में लिखा गया हो, तो इससे हम सब मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन मिलता है। बाकी सभी कक्षाएं, सभी क्लासेज, यूपी टीजीटी पीजीटी, आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी परीक्षाएं हैं, सब का बैच, एक बेहतरीन बैच एक टीम के साथ शुरू किया जाएगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सबका